Hello, hi everyone. Good evening. Welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 19th December 2024. So ये आपका सेशन जो है डेली करंट अफेयर एमसीक्यू का है और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे जाइए और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का, नहीं तो चैनल के अबाउट में जाइए, वहाँ पर तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग with reference to the line of actual control, जिसको एलएसी कहते हैं, बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बीच जो हमारा बॉर्डर लगता है जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, जो आपका गलवान में लगता है, जिसको हमने देखा कि जून 2020 में 2020 में क्या हुआ था, वहाँ स्टैंड अप हुआ था। ठीक है, दोनों देशों के बीच में भिड़ंत हो गई थी। तो उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि ये कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन इसलिए राइज हुआ है क्योंकि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल साहब, वो चाइना गए हैं और उनको उनकी मीटिंग है वहाँ एक डिप्टी प्रेसिडेंट से। ठीक है, तो ये न्यूज़ कंसर्न में आया कि 6 मुद्दों पे मोहर लगी है, एग्रीमेंट हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज पैंगोंग लेक इज द वेस्टर्न सेक्टर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट पॉइंट कंटेंशन अलोंग एलएसी। ठीक है, एलएसी का जो वेस्टर्न सेक्टर में है, जो आपका पैंगोंग लेक है, वो बेसिकली कह रहा है सिग्निफिकेंट पॉइंट माना जाता है आपका एलएसी का। ठीक है, पैंगोंग लेक जो है वो एलएसी का सिग्निफिकेंट पॉइंट माना जाता है, आपका स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है। सेकेंड स्टेटमेंट इज जवाहरलाल नेहरू साइंड द पंचशील एग्रीमेंट विद चाइना इन 1954। 1954 में हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो पंचशील एग्रीमेंट साइन करते हैं चाइना के साथ। नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज पंचशील एग्रीमेंट 1954 फॉर्मलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब पंचशील जो एग्रीमेंट हुआ था 1954 में, वो फॉर्मलाइज करता है, वो कॉन्सेप्ट को निकाल के बाहर लाता है जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। ये आपका थर्ड स्टेटमेंट कहता है। नाउ द फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑपरेशन स्नो लिपर्ड आर लॉन्च ड्यूरिंग द 2020 इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ इन लद्दाख। ऑपरेशन स्नो लिपर्ड जो था वो लॉन्च किया गया था 2020 में। उसी समय की बात है जब इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ था, दोनों देश आपस में भिड़ गए थे लद्दाख में। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है, तो बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ओनली 3। ठीक है, केवल 3 स्टेटमेंट सही है। कौन कौन सा सही है? तो स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकेंड, स्टेटमेंट फोर्थ, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट थर्ड हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि जो पंचशील एग्रीमेंट हुआ था वो हमारा 1954 में तो हुआ ही था, लेकिन वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को फॉर्मलाइज नहीं किया था उस समय। उस समय जो हमारा पंचशील एग्रीमेंट हुआ था 1954 में, वो तिब्बत अंडर चाइना एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के हुआ था। ठीक है, जो तिब्बत था वो अंडर चाइना एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर था, जिसके रिगार्डिंग पंचशील एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, और तो ये आपका थर्ड गलत हो जाएगा। बात कर लेते हैं कि तो फिर इसका होगा क्या। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो आपका याद कीजिएगा, हमारा इंडिया और चाइना वॉर हुआ था 1962 में। ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच हमारा वॉर हुआ था 1962 में, जिसमें क्या हुआ था कि हम हार गए थे, इंडिया हार गई थी चाइना से। ठीक है, उसके बाद वहाँ फॉर्मलाइज हुआ था जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, एलएसी बनाई गई थी। ठीक है, अब एलएसी उस समय फॉर्मलाइज नहीं हुआ था, एलएसी जाकर के फॉर्मलाइज हुआ 1993 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलएसी 1962 में फॉर्मलाइज नहीं होती है, उस समय वॉर होता है इंडिया चाइना के बीच में, दो कंट्री के बीच में, और एक एलएसी बनाई जाती है। ठीक है, लेकिन उसको फॉर्मलाइज कह सकते हैं, वो नहीं बनाया गया था, उसको फॉर्मलाइज नहीं किया गया था, या लीगल नहीं कहा गया था। वो लीगली जाकर के होता है 1993 में, जब सीनो इंडिया वॉर होता है। ठीक है, तब जाकर के होता है। तो इसके रिगार्डिंग आपका स्टेटमेंट थर्ड जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी स्टेटमेंट आपका सही है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन द बांग्लादेश एंड इंडिया पासिस थ्रू द पद्मा रिवर। जो इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो कहाँ से पास होता है, वो कह सकते हैं कि
इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन जो है वो पद्मा रिवर के थ्रू के पास से गुजरती है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि वेस्ट बंगाल ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल जो हमारा स्टेट है जिसकी कैपिटल कोलकाता है, वो बहुत ही लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करती है आपका बांग्लादेश से। नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज त्रिपुरा डज नॉट शेयर एनी बॉर्डर विद बांग्लादेश। कह रहा है थर्ड स्टेटमेंट कि त्रिपुरा कोई भी बॉर्डर शेयर नहीं करता है बांग्लादेश से। ओके, सो बताओ आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वो आपको बताना है, ठीक है। बताओ। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, जिसके रिगार्डिंग आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन के द्वारा हमें ये पता चलता है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड, ठीक है। आपका थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो देखो बात करते हैं त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश के जो ईस्टर्न पार्ट है, जो आपका ऐसे लगता है रीजन, वो यहाँ पर जाकर के जो बे ऑफ बंगाल के पास है, ईस्टर्न सेक्टर में जाकर के ईस्टर्न रीजन में बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है, जो कि उसकी लेंथ होती है 856 किलोमीटर अप्रॉक्स, ठीक है। 856 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ ईस्टर्न रीजन में। ओके, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं आपके, कि स्टेटमेंट फर्स्ट जो है ऑफकोर्स इंडिया के द्वारा पास किया जाता है और सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट बंगाल। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड बाय विच कार्बन क्रेडिट कैन बी जनरेटेड। इनमें से कौन सा मेथड कार्बन क्रेडिट को जनरेट नहीं करता है, वो आपको बताना है। याद देखिएगा नॉट लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, ठीक है, कि इसमें से कौन सा है जो कार्बन क्रेडिट को जनरेट नहीं करता है, वो आपको बताना है। तो बताओ कौन सा होगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन कहता है प्लांटिंग ट्री टू ऑब्जर्व CO2। हम पेड़ लगाना चाहिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर सके प्लांट, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करती है, ऑक्सीजन एक्सहेल करती है, ठीक है। ऑप्शन बी इम्प्लीमेंटिंग एनर्जी एफिशिएंसी मेजर। इम्प्लीमेंट करना है एनर्जी एफिशिएंसी मेजर को लेकर के कि हम ऐसे एनर्जी एफिशिएंसी को यूज़ करें ताकि वो बहुत कम कह सकते हैं कि पॉल्यूशन क्रिएट करे। ओके, नाउ ऑप्शन सी बिल्डिंग न्यू फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट। हमें न्यू फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट बनाना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट डी जो कहता है डेवलपिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को डेवलप करना है, वैसे प्रोजेक्ट को डेवलप करना जो रिन्यू हो सके, ठीक है, वैसे एनर्जी प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आपका करेक्ट होगा, जो आपका मेथड वो कहता है कि कार्बन क्रेडिट नहीं जनरेट करता है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, बिल्डिंग ए न्यू फॉसल फ्यूल पावर प्लांट। ओके, now move to the next question. So our next question is, this is the last question of this session. Consider the following with reference to the power not vested in the Election Commission of India. Election Commission of India के अंडर कौन सा पावर उनको नहीं दिया गया, वो बताना है, ठीक है। आप याद रखिएगा पावर नॉट वेस्टेड कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, नॉट, ठीक है। तो आपका पहला स्टेटमेंट कहता है सुपरवाइजिंग द इलेक्शन टू लोकल बॉडी। लोकल बॉडी को जो सुपरवाइज करेंगे इलेक्शन को, लोकल बॉडी को। ओके, उसके बाद कहता है सेकंड स्टेटमेंट कंडक्टिंग द इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन को कंडक्ट करता है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि मॉनिटरिंग द मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को मॉनिटर करता है, जिसको आचार संहिता कहते हैं, ठीक है, आदर्श आचार संहिता, जो कि इलेक्शन डेट जब अनाउंस होती है तभी लागू कर दी जाती है। ओके, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जो ये बताता है कि आपका इसके इलेक्शन कमीशन के पास कौन सा पावर नहीं है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आपका फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत कैसे, सुपरवाइजिंग द इलेक्शन कमीशन टू लोकल बॉडी, नहीं सर, सुपरवाइज इलेक्शन कमीशन नहीं करता है, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है, ठीक है। जिस भी स्टेट में ये लोकल बॉडी होंगे, जैसे पंचायत की चुनाव हो रही होगी और यूपी में, तो यूपी का स्टेट इलेक्शन कमीशन मॉनिटर करता है, ठीक है। अगर पंजाब में हो रहा होगा तो पंजाब का स्टेट इलेक्शन कमीशन मॉनिटर करेगा,
अगर राजस्थान में हो रहा होगा तो राजस्थान का स्टेट इलेक्शन कमीशन मॉनिटर करेगा। ओके, और ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, तो आर्टिकल की बात कर ली जाए तो ये जो आता है आर्टिकल 243 के, ये, और दूसरा आता है आर्टिकल 243 ZA के, ZA, इन दोनों आर्टिकल के अंडर आता है जो आपका लोकल बॉडी के इलेक्शन को कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन करते हैं। ठीक है, बाकी आपका सेम है, आपका सेकंड और थर्ड सही है। ठीक है, और सेकंड और थर्ड सही है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को कंडक्ट कौन करता है इलेक्शन, तो ऑफकोर्स हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, तो 324 आर्टिकल के अंडर आता है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा उसके रिगार्डिंग कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओनली 2, सेकंड और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।